मैं सेल्फ रूपाली फ्रॉम डीजे साइंस अकेडमी और हम लिख रहे हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट फर्स्ट क्लास 10 एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र। क्लास 10 के साइंस पार्ट के सभी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। देखिए बच्चों, पिछला जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने देखी थी क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में हमें मिला था 1 ATP, FADH2, NADH2, CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल्स। तो देखिए बच्चों, जब कभी भी क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस होती है, मतलब क्रेब्स साइकिल ऑकर्स होती है, तब हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इतनी एनर्जी मिलती है। तब हमने एनर्जी का इक्वेशन भी देखा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मतलब जब कभी भी सेल में ग्लूकोज आता है तो जब कभी भी सेल में ऑक्सीजन आता है तो सेल में पहले से ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और उन दोनों का रिएक्शन बनके हमें एनर्जी मिलती है। तो जब कभी भी क्रेब्स साइकिल हमारे बॉडी में ऑकर्स होती है तब हमें मिलती है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। तो आप कहेंगे बच्चों कि सिर्फ ये बता रहे हो आप कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन कैसे? आपके बुक में यह नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रही हूँ। देखिए बच्चों, जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ तब हमें मिला था, क्या मिला था? 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2। अब मैंने कल ही बताया था कि 1 NADH2 का मतलब होता है 3 ATP। 1 NADH2 माना कि 3 ATP और 1 FADH2 माना कि 2 ATP। तो देखिए बच्चों, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिलता है। तो NADH2 माना कि होता है 3 ATP। NADH2 माना कि होता है 3 NADH2, मतलब 2 NADH2 मतलब होता है 3 ATP। तो हमें मिले हैं 2 NADH2, मतलब 2 into 3 हुआ 6 ATP और ये 2 ATP, तो कितना हुआ? जाके हुआ 8 molecules of ATP। ये हुआ ग्लाइकोलाइसिस में। और जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद हमें मिलते हैं 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड का जब कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम ए में होता है तब हमें मिलते हैं 2 molecules ऑफ NADH2 एंड क्या मिलेगा? 2 molecules ऑफ NADH2। molecules of NADH2। NADH2 माना कि होता है 3 ATP, मतलब अब NADH2 कितने मिले हैं? NADH2 मिले हैं हमें 2, तो 2 into 3 जा कितने हुए? 6 molecule of ATP। मतलब सेकंड प्रोसेस जो है वो सेकंड प्रोसेस में हमें मिलता है 6 molecule of ATP। और उसके बाद जब एसिटाइल कोएंजाइम से का ऑक्सीडेशन होके क्रेब्स
एसिटाइल कोएंजाइम भी 2 होंगे। और एसिटाइल कोएंजाइम में हमें मिलते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन जब कभी भी एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन करेक्ट साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है, तब हमें मिलते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये सभी भी 2 ही मॉलिक्यूल्स में प्रोड्यूस हो गए, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो 2 into 3 जा हुआ 6, 2 into 2 जा हुआ 2 और 2 into 1 हुआ 2। और क्या होता है 3 NaDH2 मॉलिक्यूल एक प्रोसेस में मिलता है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम 2 है, मतलब NaDH2 भी 2 बार होंगे, मतलब 2 3 जा 6 हुआ और 1 NaDH2 मतलब होता है 3 ATP, मतलब 6 3 जा हुआ 18 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 into 1 हुआ 2 और 1 FADH2 का मतलब होता है 2 ATP, मतलब 2 2 जा हुआ 4 और ATP 2 into 1 मतलब 2, तो हुआ 2। अब कितने हुए 24, 18 plus 4 plus 2 हुए 24। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रोसेस में हमें मिलता है 8 ATP, सेकंड प्रोसेस में मिलता है 6 ATP और थर्ड में मिलता है 24 ATP। अब कैलकुलेट करो बच्चों, कितना हुआ 8 plus 6 और 24 उसमें ऐड करो तो होता है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो कितना होता है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ। समझ में आया? जब कभी भी करेक्ट साइकिल ऑकर्स होती है तो हमें मिलते हैं 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। समझ में आया? ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। अब देखिए बच्चों, जब ATP क्या है ये आपको समझ में आया, एनर्जी मॉलिक्यूल से। ATP मतलब होता है एनर्जी करेंसी, ATP मतलब होता है एनर्जी करेंसी। जैसे कि हमारे पास चिल्लर पैसे होते हैं वैसे ही होती है ATP। अगर हम एनर्जी करेंसी में देखेंगे तो ATP को कहा गया है एनर्जी करेंसी। अब ATP का स्ट्रक्चर क्या होता है? ATP मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो पहले हम एडेनोसाइन का स्ट्रक्चर निकालेंगे। अब एडेनोसाइन जो है वो कैसे बना है? तो जब एडेनाइन प्लस राइबोज कंबाइन होता है तब हमें मिलता है एडेनोसाइन। एडेनोसाइन माना कि एडेनाइन प्लस राइबोज। तो एडेनोसाइन का स्ट्रक्चर होता है 1 हेक्सागोन आर कनेक्टेड टू दी 1 पेंटागन। देखिए ये हुआ 1 हेक्सागोन और 1 पेंटागन। ये हुआ एडेनाइन। ये हुआ एडेनाइन। और अगर हम उसको एक पेंटागन कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा राइबोज।
राइबोज। अब इस पूरे मॉलिक्यूल को जाके हम कहेंगे एडिनोसाइन। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? एडिनोसाइन। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब उसको क्या हो गया? ट्राइफॉस्फेट है मतलब 3 फॉस्फेट उसको अटैच होंगे इस तरह से। ये हुआ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये हुआ 2, ये हुआ 3। अब देखिए जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब एनर्जी यूज हो जाती है तो उसमें से क्या होगी? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जैसे कि हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, जब कभी भी हम क्या करते हैं? बैटरी चार्ज करते हैं। जब कभी भी हम बैटरी चार्ज करते हैं तब वो पूरा फुल हो जाता है बैटरी, तो हम एक स्ट्रक्चर है इस तरह, मतलब वहां पे सिंबल इस तरह से आता है, ठीक है? इसे हम कहेंगे एटीपी। और जब कभी भी हम क्या करते हैं? उसको यूज कर लेते हैं, चार्जिंग कर लेते हैं, तब हमें एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब हमें ऐसे साइन दिखाई देता है। मतलब क्या करो आप? मोबाइल चार्ज करो तो एटीपी से क्या हुआ? एनर्जी अगर रिलीज हो गई तो उसे कहेंगे एडीपी, उसे कहेंगे एडीपी। इसी तरह से अगर एनर्जी इसमें से रिलीज हो गई तो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा एडीपी। मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं उसमें से जो लास्ट वाला बॉन्ड होता है वो वेरी वीक होता है, वो क्या होता है? ब्रेक हो जाएगा, मतलब रहेंगे 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो इसको हम कहेंगे एडीपी, इसको हम कहेंगे एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसको हम कहेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एनर्जी आर रिलीज 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूलर ब्रेक। समझ में आया एटीपी का स्ट्रक्चर? एटीपी मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसाइन मतलब होता है एडेनाइन प्लस राइबोज। और एडेनाइन का स्ट्रक्चर होता है 1 hexagon connected to the 1 pentagon and 1 pentagon is connected to the 1 pentagon is a ribose। पूरा स्ट्रक्चर मिलके हमें मिलता है एडिनोसाइन, पूरा स्ट्रक्चर मिलके हमको मिलता है एडिनोसाइन। इसे कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो हमें मिलता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इतना समझ में आए? इसे कहते हैं हम एनर्जी करेंसी, इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। हमारे बुक में चार्ट दिया हुआ है, उसमें चार्ट का नाम है प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द एरोबिक रिस्पायरेशन। प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द एरोबिक रिस्पायरेशन यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए बच्चों, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एरोबिक रिस्पायरेशन माना कि क्या होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन माना कि क्या होता है। देखो एरोबिक रिस्पायरेशन जो है उसमें होता है ऑक्सीजन यूज करते हैं, वो होता है फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरोबिक रिस्पायरेशन एंड फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नॉट यूज। दिस प्रोसेस इज अनएरोबिक रिस्पायरेशन। जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब हम जो रिस्पायरेशन कर रहे हैं उसे कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए कैसे? क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, हम पूरा वैसा के वैसा यूज कर लेते हैं। लेकिन जब जो माइक्रोब्स होते हैं वो पूरे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो यूज नहीं करते। मतलब वो जिस कंपाउंड में रहते हैं
वही का ऑक्सीजन वो यूज करते हैं, उसी कंपाउंड का ऑक्सीजन जो यूज करते हैं, इसलिए वो जो रिस्पायरेशन करते हैं वो होता है अनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब मैं वो बता रही हूँ, पहले एरोबिक रिस्पायरेशन देखेंगे। देखिए, द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज यूज, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व। मतलब हम जो ऑक्सीजन पूरा के पूरा एनवायरनमेंट में है उसी तरह से लेते हैं, उसे हम कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरा होता है अनएरोबिक रिस्पायरेशन। अनएरोबिक रिस्पायरेशन, तो उसमें हम कह सकते हैं ऑक्सीजन पहले फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट यूज, और ऐसा भी कह सकते हैं ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। देखिए, द प्रोसेस ऑफ चार्ट देखेंगे हम इसके लिए। प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू aerobic respiration during of carbohydrate, fat, proteins। देखिए चार्ट में इस तरह लिखा है, कार्बोहाइड्रेट था हमारे बॉडी में, क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड carbohydrate are occurs in a carbohydrate are converted into the pyruvic acid by using glycolysis। कार्बोहाइड्रेट से हुआ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस हुआ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस हुआ एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये कब होता है, जब क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल में हमें मिलता है एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। एनर्जी माना कि होता है ATP, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। जो मैंने पहले बताया था कि जब कभी भी एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो हमारे बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट से जाके क्रेब्स साइकिल बनती है तब मिलती है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, इतनी एनर्जी। अब देखिए बच्चों, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट था तो क्या प्रोड्यूस हो गई
ATP एनर्जी प्रोड्यूस हुई, मतलब 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई। मतलब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, मतलब हमने खाना नहीं खाया तो क्या हम मर जाएंगे? ऐसा नहीं होता। जब कभी भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में नहीं होता, मतलब हम खाना नहीं खाते तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो दूसरे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब दूसरे कौन से न्यूट्रिएंट्स है कि जिसमें से हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हुई। मैंने पहले चैप्टर के स्टार्ट में आपको एक चार्ट बताया था, उसमें मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने वाला न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्टिव और रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अगर नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में जो लिपिड्स होता है, लिपिड्स, तो लिपिड्स से डायरेक्टली बन जाता है फैटी एसिड और फैटी एसिड से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, क्रेब्स साइकिल ऑकर्स होगी और हमें एनर्जी मिल जाएगी। अगर माना कि कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, लिपिड्स भी नहीं है, तो हमारे बॉडी में होगी प्रोटीन्स, तो हमारी बॉडी में होंगी प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स एंड देन अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम। फिर क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होगी एनर्जी। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड से क्रेब्स साइकिल ऑकर्स करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, या फिर लिपिड्स एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये हुआ प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। अब क्या होता है, अगर अनएरोबिक रिस्पायरेशन इन लिविंग, नेक्स्ट चार्ट हमें बुक में दिया है, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग अनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन through anaerobic respiration in living। मतलब देखिए अभी एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो कौन करता है, जैसे कि हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, मतलब उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, वो दही कैसे बनता है कि जब कभी भी हम मिल्क है, मिल्क में अगर ईस्ट क्या करेंगे, ग्रो हो जाएंगे, तभी जाके दही बनेगा। मतलब जो ईस्ट उसमें रहते हैं वो क्या हमारी तरह से रिस्पायरेशन नहीं करते, मतलब जो दही है उसमें जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है वो ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब जिंदा रहने के लिए उनको जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो इन्वायरमेंट से नहीं लेते, वो उसी कंपाउंड में से लेते हैं जिसमें वो ग्रो होते हैं। ऐसा जो रिस्पायरेशन करते हैं उनको कहते हैं हम एनारोबिक रिस्पायरेशन। या फिर एग्जांपल एक और भी है, जैसे कि सीड्स आर परफॉर्मिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। सीड्स आर परफॉर्मिंग एरोबिक रिस्पायरेशन, माना कि जो सीड्स हम सॉइल में सबमर्ज करते हैं तो उनको भी जिंदा रहने के लिए या फिर ग्रो होने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। अब वो क्या हम अगर उसमें सॉइल में उनको डालेंगे तो वो सॉइल से ऊपर आके थोड़ी ना ऑक्सीजन लेंगे, मतलब वो क्या करते हैं, सॉइल में जो ऑक्सीजन होता है उसी को क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। मतलब जो सबमर्ज होते हैं सॉइल में, तो ड्यूरिंग द वाटर अंडर दी सबमर्ज कंडीशन, मतलब सॉइल में जो ऑक्सीजन होता है, सॉइल जब सबमर्ज होती है मतलब उसको पानी मिलता है, पानी में मतलब होता है H2O में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन वो लेते होंगे, या फिर सॉइल में होता है जिंक ऑक्साइड मतलब उसमें भी ऑक्सीजन होता है, तो उस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। मतलब सीड्स आर परफॉर्मिंग अनएरोबिक रिस्पायरेशन, या फिर
सेल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्मिंग अनऑर्बिक रिस्पायरेशन। अब इसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, जो चार्ट दिया है बुक में उसमें देखिए, ग्लूकोज से हुआ ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी हाँ, ग्लूकोज जो है उससे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर बनता है पायरुविक एसिड, और जो पायरुविक एसिड है उससे मतलब उसका फर्मेंटेशन होके हम डिफरेंट थिंग बना सकते हैं। फर्मेंटेशन होके डिफरेंट थिंग्स बन सकते हैं। कौन बनाता है डिफरेंट थिंग्स, मतलब जैसे कि हम बना सकते हैं विनेगर और विटामिन्स, विनेगर्स और विटामिन बाय यूजिंग डिफरेंट माइक्रोब्स। जो अलग अलग माइक्रोब्स है उनसे क्या करता है, विटामिन और विनेगर हम बना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ तो क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा, तो ईस्ट जाके बनाएंगे हमारे लिए अल्कोहल। कौन बनाएगा अल्कोहल्स, तो ईस्ट। या फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, बना पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन हुआ, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हुआ, बना लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से हम मतलब लैक्टिक एसिड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, यूरिथ्रोसाइट मसल्स, यूरिथ्रोसाइटिक मसल्स। देखिए मतलब क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड बनता है, माइक्रोब जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं और विनेगर और विटामिन फॉर्म हो सकता है। या फिर ग्लूकोज से पायरुविक ग्लाइकोलिसिस होना, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड जो ईस्ट है उसका फर्मेंटेशन करके अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस बना, पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, और यूरिथ्रोसाइट मसल जो है वो फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब लैक्टिक एसिड कैसे प्रोड्यूस करते सकते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में जो यूरिथ्रोसाइट मसल है वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप हमारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, जब कभी भी जो रनर होते हैं, मतलब जब कभी भी हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, तो थोड़ी दूर जाने के बाद हमारी जो मसल्स है पैर की उसमें दर्द होने लगता है। इसकी वजह क्या होती है, जब हम भागते हैं तो भागते वक्त हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हम क्या करते हैं, हमारे पैर जो है वो क्या करते हैं, जो अनएरोबिक रिस्पायरेशन है वो फॉर्म करते हैं। मतलब पैर में जो मसल है वो अनएरोबिक रिस्पायरेशन
कर लेती है और उसकी वजह से हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है वो पैर में दर्द शुरू कर देता है। मतलब भागते वक्त जो ऑक्सीजन कम हो जाता है हमारे बॉडी में वो सेल के लिए कम पड़ जाता है, तो सेल जो है मसल जो है इरिथ्रोसाइट मसल वो क्या करती है हमारे बॉडी में अनएरोबिक रिस्पायरेशन फॉर्म करती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के बाद हमारे बॉडी में पेन चालू हो जाता है। समझ में आया? एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्बिक और एरोबिक रिस्पायरेशन, और एरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्बिक रिस्पायरेशन की वजह से लिविंग थिंग कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, ये समझ में आया बच्चों? देखिए बच्चों, अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ जाके कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।